टीचिंग स्टाइल है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जो सर का जो मेन जो क्लास के बाद जब सर हम लोग को मोटिवेट करते थे, मैं तो आज भी मिस करता हूँ उसे। और वो जो सर बातें बोलते थे वो मेरे आज भी कानों में गूंजती है। सर का जो चलिए, इम्पैक्ट ऑफ टू बॉडीज एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे पास में दो बॉल है, दो बॉल है, दोनों एक बॉल u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और दूसरी बॉल u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब ये दोनों बॉल मान लो कोलाइड कर जाती है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा? बॉल वन बॉल टू पे फोर्स लगाएगा, बॉल टू बॉल वन पे फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब ये लगा कि फोर्स जब लगेगा तो मोमेंटम चेंज होगा, यानी कि कोलिजन के बाद दोनों बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, राइट? तो अब कोलिजन के बाद यानी कि इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होने वाली है। अभी इनकी वेलोसिटी जो u1 और u2 है, बाद में इनकी वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी v1 और v2। तो मेरे को फाइंड आउट करना है कि कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी। कैसे निकालेंगे? एक दो अननोन आ रहे हैं v1 और v2, राइट? तो दो अननोन के लिए मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर मैं इन दोनों बॉल को एक सिस्टम मान लूं तो इनका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, राइट? तो एक इक्वेशन मेरे को मिल गया m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। राइट बच्चों? लेकिन अननोन तो मेरे पास दो हैं, तो एक इक्वेशन तो मेरे को मिल गई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? कहां लिखा है कि डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है? ऐसा तो लिखा नहीं है। चलिए, दूसरी इक्वेशन आती है, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ। सेकेंड इक्वेशन आती है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, it is defined as minus time velocity of separation divided by velocity of approach। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि
इंपैक्ट के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो गई? पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देख लो, ये किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को? u2 माइनस u1, u2 माइनस u1 इज द सॉरी u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिल गया u1 माइनस u2, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v1 माइनस v2, v1 माइनस v2। माइनस क्यों लगा है? ताकि e की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए, अदरवाइज e जो है वो आपका नेगेटिव आएगा। अब बच्चों, एक तो मेरे को मालूम चला कि ये दोनों बॉल जब टकराई तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहा, एक इक्वेशन मेरे को वहां से मालूम चल गई। और दूसरा, इस कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था, ये अगर मेरे को मालूम चल जाए, देन आई कैन इजीली फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2। यानी कि मेरे को e मालूम चल जाना चाहिए, और मेरे को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन तो मेरे पास में है ही, राइट। तो अब अपन देखते हैं कि e की वैल्यू क्या होगी। आप चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो, पर मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं। फॉर परफेक्टली प्लास्टिक, सॉरी, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक कोलिजन? जिसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो और फ्रिक्शन को अगर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब हुआ, यहां पे मैं लिख सकता हूं, नो लॉस ऑफ व्हाट? नो लॉस ऑफ नो लॉस ऑफ व्हाट? नो लॉस ऑफ एनर्जी। परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन यानी कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। यानी कि अगर परफेक्टली कोलिजन हो रहा है तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। तो वो करके आप देखना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल्स टू 1। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो E का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आएगा। और दूसरा कंडीशन हो सकता है परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन। परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, जहां पे कोलिजन के बाद दो बॉडी मिलके एक बॉडी बन जाती है। जैसे कल हमने देखा था कि बुलेट हमने हिट की थी, वो ब्लॉक में जाके इमर्ज हो गई थी। तो परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन का मतलब यह हुआ कि टू बॉडी बिकम वन आफ्टर कोलिजन। दो बॉडी कोलिजन के बाद एक बॉडी बन जाती है। दो बॉडी अगर कोलिजन के बाद एक बॉडी बन गई तो इनकी कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है वो सेम हो जाएगी, v1 और v2 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही बॉडी बन गए। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देन द E इज इक्वल टू, अगर परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन हो रहा है तो E का वैल्यू जो है वो 0 होगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि कोई भी कोलिजन जो हो रहा है उसमें मेरे को E का वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में मिलना चाहिए। तो वो अगर E का वैल्यू मेरे को पता है तो इंपैक्ट के बाद क्या वेलोसिटी होगी उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कोलिजन अभी हमने देखा, ये जो कोलिजन हुआ था इसको हम कहते हैं इनलाइन कोलिजन। इनलाइन कोलिजन, इनलाइन कोलिजन मतलब दोनों का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था वो सेम था। डायरेक्शन मतलब एक ही लाइन में था। अगर ये इस, मान लो u2 का वेलोसिटी इधर भी होगा तभी भी ये इनलाइन कोलिजन ही कहलाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो एक ही लाइन में आ रहा है।
बात समझ में आ रही है? जब वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो उसको हम कहते हैं इन लाइन कोलिजन। दूसरा कंडीशन हो सकता है ऑब्लिक कोलिजन। आजा आजा। दोस्तों यहां पे जो कोलिजन हो रहा है, यहां पे जो कोलिजन हो रहा है, यहां पे U1 और U2 क्या सेम लाइन में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। तो ये जो कोलिजन है इसको हम कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। राइट। अब मैं क्या करता हूं कि ये दोनों लाइन के, दोनों बॉल्स के नॉर्मल एक लाइन खींच देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं वाई एक्सिस, और इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन खींची थी, इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस। राइट। अब बच्चों कोलिजन के बाद ये गया इधर V2 वेलोसिटी के साथ में और ये गया इधर V1 वेलोसिटी के साथ में। दोस्तों यहां पे U1 किस एंगल से आ रहा था, किस एंगल से आ रहा था? ये एंगल मेरे को θ1 तेरे को दिया हुआ है, ये एंगल में θ2 मेरे को दिया हुआ है। दोस्तों यहां पे इंपैक्ट के बाद मेरे पास कितने अननोन आएंगे? चार। चार कैसे? दो ही तो हैं, V1 और V2। हाँ, V1 V2 दो मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ में ये एंगल से अल्फा 2 और अल्फा 1 ये भी अननोन है। इज इट क्लियर? तो कुल मिला के अननोन कितने हो गए मेरे पास में? चार। चार अननोन को मैं क्या बोल सकता हूं? मेरे पास अननोन हो गया VY1, VX1, VY2 और VX2। यानी कि V1 का Y कंपोनेंट, V1 का X कंपोनेंट, V2 का Y कंपोनेंट और V2 का X कंपोनेंट। चार अननोन आ गए। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? तो चार अननोन के लिए मेरे को चार इक्वेशन चाहिए, लेकिन एक्चुअली यहां पे चार अननोन नहीं है। यहां पे इफ द बॉडीज आर smooth, that is no frictional resistance, normal component after collision does not change। तो हम बॉडी को स्मूथ मान के चल रहे हैं। अभी स्मूथ मान के चल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डज नॉट चेंज। क्या मतलब हुआ इसका? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डज नॉट चेंज।
इसका मतलब ये हुआ कि Vy2 इज इक्वल्स टू Vy1। नॉर्मल कंपोनेंट जो कोलिजन के पहले था वही कोलिजन के बाद भी रहा। इसका मतलब क्या हुआ, Vy2 इज इक्वल्स टू, एक मिनट अपन यहां पे नोटेशन अपन यहां पे कोलिजन के पहले, सॉरी सॉरी, कोलिजन के पहले मेरी वेलोसिटी क्या थी, कोलिजन के पहले मेरी वेलोसिटी थी uy1, राइट। कोलिजन के पहले मेरी जो वेलोसिटी थी नॉर्मल टू द y एक्सिस के अलोंग क्या थी, uy1। कोलिजन के बाद भी वही रहेगा, यानी कि दैट इज vy1। कोलिजन के पहले क्या था, u1 का y कंपोनेंट u1 y या uy1 या u1 y, एक्चुअली लिखना चाहिए, करेक्ट है u1 y, इसको आप u1 y लिख लो तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ये u1 का y कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू v1 का y कंपोनेंट, राइट। तो चार अननोन में से एक अननोन आपको मालूम चल गया, दूसरा भी आपको मालूम चल गया, u2y इज इक्वल्स टू v2y। इज इट क्लियर? यानी कि जो नॉर्मल कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो कोलिजन के बाद चेंज नहीं होता है, तो चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा, चेंज जो होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा। यानी कि आपको एक्चुअली अभी फाइंड आउट क्या करना है, v1 का x कंपोनेंट और v2 का x कंपोनेंट। इज इट क्लियर? दो कंपोनेंट चेंज नहीं हुए, दो कंपोनेंट चेंज हुए जो मेरे को निकालने हैं। तो अननोन बेसिकली कितने आ गए, दो अननोन आ गए। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करो एक्स डायरेक्शन में। ये आपको एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप एक्स डायरेक्शन में सिर्फ अप्लाई करो, और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को आप यूज करोगे। क्लियर हुआ? समराइज कर देता हूं मैं, समराइज कर देता हूं मैं। कोलिजन चाहे इनलाइन हो या ऑब्लिक हो, मेरे पास दो ही इक्वेशंस हैं। कौन कौन सी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन ओनली। पहले भी अगर मैंने इनलाइन भी किया था तो मैंने क्या किया था, कंजर्वेशन को क्या ही किया था, एक्स डायरेक्शन में ही। तो ये जो इक्वेशन कहां गई, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये क्या किया है मैंने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्स डायरेक्शन में लिखा है। तो मेरे पास में इक्वेशन बॉटम लाइन में क्या आ रही है, मेरे पास में इक्वेशन जो आ रही है, चाहे इनलाइन कोलिजन हो या ऑब्लिक कोलिजन हो, मेरे पास जो इक्वेशन आ रहा है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन आ रहा है, एक इक्वेशन, राइट। और दूसरा क्या, दूसरा क्या, दूसरा आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये दो इक्वेशन आ गई। इज इट क्लियर? अगर इनलाइन कोलिजन हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है तो अपने पास अननोन कितने हो जा रहे हैं, ऑब्लिक कोलिजन हुआ तो अभी v1 का x कंपोनेंट मेरे को निकालना क्या क्या पड़ेगा, v1 का x कंपोनेंट, v1 का y कंपोनेंट, v2 का x कंपोनेंट, v2 का y कंपोनेंट। लेकिन क्या नहीं निकालना है मेरे को, v1 का y कंपोनेंट नहीं निकालना है। v1 का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u1 के y कंपोनेंट के बराबर। सिमिलरली v2 का y कंपोनेंट जो है वो u2 के y कंपोनेंट के बराबर हो गया। तो सिर्फ x कंपोनेंट निकालना बच गया, उसके लिए दो इक्वेशन मेरे हाथ में है, उसको सॉल्व करके मैं आंसर निकाल सकता हूं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां तक बात समझ में आई? राइट डाउन, a glass ball is dropped on a smooth horizontal floor from which it bounces to a height of 9 meter. On the second bounce, it rises to a height of 6 meter. From what height the ball was dropped
From what height the ball was dropped, and what is the coefficient of restitution? What is the coefficient of restitution between the glass and floor? So let's try to solve the problem. क्या हो बेटा, बन गया? क्या है आंसर? ई का वैल्यू 0.816 आ रहा है, 13.5. चलिए नहीं, गलत आ रहा है, अभी गलत सॉल्व किया है. 13.5 ही आएगा, एग्जैक्टली आएगा 13.5, एग्जैक्ट 13.5 आएगा, कोई वेरिएशन इसमें नहीं होगा. सीधा सीधा आपका पहले से कितना हुआ? 9, 18 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई एग्जैक्टली 13.5 आएगा. चलिए ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को. एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और एग्जैक्ट आंसर आएगा, 14 आंसर नहीं आएगा, एकदम एग्जैक्ट 13.5 आएगा, ना एक ऊपर ना एक नीचे. हाँ, ट्राई करेंगे घर जाके इस क्वेश्चन को. चलिए अब इसको ट्राई करेंगे. बेसिक कोई ज्यादा दिक्कत वाला सवाल नहीं है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और सॉल्व करने के लिए मेरे को डिस्टेंस निकालने के लिए तो पेन की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ 9 और 6 मेरे को दिख रहा है, उससे मेरे को मालूम चल जाता है कि जो हाइट है वो 13.5 है. ई के लिए आपको भले कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, एच निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज को अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर. ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को. आधा घंटे 45 मिनट जितना टाइम लगता है लगने दीजिए, कोई डरने का विषय नहीं है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी. कितने टाइप के मोशन होते हैं? चलो एग्जांपल देखते हैं, अपन एग्जांपल देखते हैं. ये एक बार है, इसको इस पॉइंट पे हिंज कर दिया है. इसमें जो मोशन होगा वो क्या मोशन होगा? यहां पे क्या होगा? ये जो मोशन होगा, ये बार जो है वो रोटेट करेगा, करेक्ट? तो इसको हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन. इसको हम कहेंगे ये रोटेटरी मोशन हो रहा है, राइट? ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या कहेंगे इसको हम? इसको हाँ लीनियर मोशन कहेंगे, या इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग और ट्रांसलेटरी मोशन. स्लाइडिंग मोशन कहते हैं हम इसको. अच्छा, एक व्हील है जो इस पे मूव कर रहा है. इसमें क्या हो रहा है? इसमें इसमें क्या हो रहा है? क्या ये रोटेट कर रहा है? ये रोटेट भी कर रहा है और ये अपने पोजीशन से आगे भी जा रहा है, तो ये स्लाइड भी कर रहा है.
तो ये टाइप का जो मोशन होता है उसको हम क्या देते हैं, रोलिंग। इसको हम क्या देते हैं, रोलिंग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रुक जा रुक जा रुक जा, आऊंगा, वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, इतना हड़बड़ा मत। यहां पे एक बार है, ये बार स्लाइड कर रहा है, स्लिप कर रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है इसमें? क्या प्योर स्लाइडिंग हो रहा है? अगर प्योर स्लाइडिंग होता तो ये बार जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसा करके मूव करता, राइट? अगर ये स्लाइड कर रहा होता तो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये ए और बी हमेशा ऐसा ये इस लाइन के पैरेलल मूव करता, राइट? तो इसका मोशन जो है कुछ समय के बाद क्या होगा, ये ब्लॉक जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, राइट? अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो इसमें कौन सा मोशन हो रहा है, तो बेटा इसमें स्लाइडिंग भी हो रही है और इसमें रोटेशन भी हो रहा है। कैसे? पहले आप इस लाइन के पैरेलल, ये फाइनल पोजीशन इसका मेरे को मिल जाएगा ए डैश बी डैश। आप इसको एक काम करो, पहले इस लाइन को पैरेलली मैं स्लाइड करते हुए इस बार को ए डबल डैश बी डैश पे ले आ रहा हूं। कैसे लाया मैं इसको ए डबल डैश बी डैश पे? सिंपली स्लाइड किया है, करेक्ट? अब स्लाइड करने के बाद अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो मेरे को फाइनल पोजीशन मिल जाएगी। आप स्लाइड करते हुए लेके जाओ बार को, यहां से आप स्लाइड करते हुए लेके जाओ, करेक्ट? और स्लाइड करने के बाद अब जब ए डबल डैश बी डैश पे आप पहुंच जा रहे हो तो आप इसको रोटेट कर दो, तो जो आपकी फाइनल पोजीशन थी ए डैश बी डैश वो आपको मिल जाएगी। इज इट क्लियर? कंफ्यूजिंग है? बहुत कंफ्यूजिंग है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी बताऊंगा कि कोई कंफ्यूजन कैसे नहीं है। कोई भी मोशन होने दो, कोई भी मोशन होने दो, किसी भी टाइप का मोशन हो, मेरे को चिंता करनी नहीं है। मेरे को बस ये मान के चलना है कि कोई भी मोशन जो हो रहा है वो यही वाला मोशन हो रहा है। किसी भी प्रकार का मोशन हो मत घबराओ, हर प्रकार के मोशन को आप प्योर रोटेटरी मोशन अज्यूम कर सकते हो। किसी भी टाइप का मोशन हो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। एवरी मोशन कैन बी कंसीडर एज अ प्योर रोटेटरी मोशन। अब अगर अपन प्योर रोटेटरी मोशन को पहले पढ़ लें, फिर अपन आगे जाएंगे कि प्योर रोटेटरी मोशन क्या होता है। प्योर रोटेटरी मोशन, ये पॉइंट मैंने लिखवाया है, फिर से लिखवा देता हूं। फॉर अ रिजिड बॉडी in pure rotation, in pure rotation angular speed and angular acceleration remain constant on all points. However, linear velocity and acceleration
may be different at different points of rigid body. ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया है और फिर आज इसको डिस्कस कर रहा हूं कि अगर कोई रिजिड बॉडी है, for a rigid body in pure rotation, angular speed and angular acceleration remain constant at all points. However, linear velocity and acceleration may be different at different points of rigid body. एक्सप्लेन कर देता हूं. ये एक रिजिड बॉडी है ओए. ये रोटेट कर रही है किस पॉइंट के अबाउट? ये बॉडी रोटेट कर रही है पॉइंट ओ के अबाउट. राइट? जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उस पॉइंट को अब से हम कहेंगे आई सेंटर. क्या होता है आई सेंटर? मैं भी आऊंगा इस पॉइंट पे. जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करती है उसको सेंटर बोलते थे अब तक तुम. आज से, क्योंकि हम सिर्फ रोटेशनल मोशन की बात नहीं कर रहे, आज हम स्लाइडिंग, ट्रांसलेटरी, रोलिंग, सारे प्रकार के मोशन की बात कर रहे हैं. तो जिस सेंटर के अबाउट पॉइंट रोटेट कर रहा है उसको हम कहेंगे आई सेंटर. अभी तक आप उसको सेंटर कहते थे कि सेंटर के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, क्योंकि हम बात करते थे खाली प्योर रोटेशनल मोशन की. आज मैंने क्या बोला? किसी भी प्रकार का मोशन हो उसको अल्टीमेटली आप क्या मान सकते हो? प्योर रोटेटरी मोशन. तो आज जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करती है आज से हम उसको कहेंगे आई सेंटर. अब यहां पे आई सेंटर इस बॉडी का कहां पे? आई सेंटर मतलब जिसके अबाउट पॉइंट बॉडी रोटेट कर रही है. तो ये पॉइंट ओ जो है वो आई सेंटर हो गया. राइट? अब इस बॉडी पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं बी सी. कौन से पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है? सी पे एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है. एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कि एक मिनट में या एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे किए. अगर एक सेकंड में मान लो पॉइंट बी 10 बार घूमा तो पॉइंट सी 15 बार घूम के पहुंचेगा क्या? बात को समझो. अगर मान लो एक मिनट में ये एक बार घूम के बी पे वापस आया तो सी उतनी देर में 2 बार वापस आ जाएगा क्या? यस नो? जितनी बार बी घूमेगा उतनी बार सी घूमेगा, उतनी बार कोई भी इसमें पॉइंट होगा वो रोटेशन करेगा. तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक रिजिड बॉडी है तो उसके हर पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है. क्लियर हुआ ये पॉइंट? एट एवरी पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन सेम. एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है तो ऑब्वियसली एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम ही होगा. क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अब मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी, लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट बी एंड सी आर इक्वल. तो ये बात सही है क्या? नहीं. सेम टाइम में सी जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और बी जो है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया. बात समझ में आ रही है? तो मेरे को क्या मालूम चला? वीसी इज ग्रेटर देन वीपी. राइट? तो आपको बस एक रिलेशन याद रखनी है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय आर होती है. और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होती है? वो हर पॉइंट पर सेम होगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओमेगा जो है वो हर पॉइंट पर सेम होगा. और आर क्या है? आर है डिस्टेंस फ्रॉम द आई सेंटर. फ्रॉम द आई सेंटर. इज इट क्लियर?
अगर मैं आपको पॉइंट ए का लीनियर वेलोसिटी बता दूं कि पॉइंट ए का लीनियर वेलोसिटी है से 10 मीटर पर सेकेंड, तो पॉइंट बी पर भी लीनियर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। यस नो? लीनियर वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे अलग अलग मेरे को मिलेगा, लेकिन अगर मेरे को पॉइंट ए का लीनियर वेलोसिटी पता है तो क्या मैं पॉइंट बी का लीनियर वेलोसिटी निकाल सकता हूं? कैसे निकालोगे? वी ए इज इक्वल्स टू क्या हुआ? ओमेगा इंटू आर, और आर यहां पे क्या हो गया? ओमेगा आर, यानी कि पॉइंट ए से आई सेंटर का डिस्टेंस, यानी कि 3। तो मेरे को क्या मिल गया? ओमेगा इज इक्वल्स टू वी ए बाई 3, राइट? सो व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी? ओमेगा इंटू 1, तो क्या हो गया? वी ए बाई 3, तो दैट इज 10 बाई 3। मुश्किल? बहुत मुश्किल है ये, है ना? बहुत मुश्किल है ये। सारे मोशन इतने ही आसान है, चाहे कोई भी मोशन हो, सेम कैलकुलेशन मेरे को करना है। मेरे को क्या करना है? मेरे को एंगुलर स्पीड निकाल लेनी है, और एंगुलर स्पीड निकालने के बाद फिर मैं किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूं। दैट्स इट, इतना ही आसान काम है, राइट? चलो अब बात कर लें अपन कि यहां पे तो आई सेंटर मेरे को दिख रहा था कि ये पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रही है, राइट? लेकिन बाकी केस में मैं आई सेंटर कैसे निकालूंगा? तो आई सेंटर होता क्या है? एवरी बॉडी in motion can be assumed in pure rotatory motion, about its eye center. Eye center is the point where velocity मतलब लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0। आई सेंटर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है। जैसे कि यहां पे पॉइंट ए पे वेलोसिटी 0 है, पॉइंट ए पे वेलोसिटी 0 है नहीं, तो इसका मतलब पॉइंट ए आई सेंटर नहीं है। पॉइंट बी पे वेलोसिटी 0 है, यहां पे पॉइंट ओ पे वेलोसिटी 0 है। यस नो? ये पॉइंट अपनी जगह से कहीं गया क्या? वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब ये आई सेंटर है। एम आई क्लियर? तो जिस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं आई सेंटर। अब बच्चों होता क्या है कि जब प्योर रोटेशन मोशन होता है तो ये आई सेंटर हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। लेकिन अगर प्योर रोटेटरी मोशन होता है तो ये आई सेंटर हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। लेकिन अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होता हो तब भी आई सेंटर रहेगा, लेकिन तब क्या होगा? वो आई सेंटर एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा। मतलब तभी भी बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट घूम तो रही है, लेकिन जिस पॉइंट के अबाउट घूम रही है वो पॉइंट बदलता जा रहा है, वो पॉइंट बदलता जा रहा है। इज इट क्लियर? तो आई सेंटर का डेफिनेशन हुआ कि वो पॉइंट जिसके अबाउट रिजिड बॉडी का मोशन 0 है उसको हम कहते हैं आई सेंटर,
राइट। अब कुछ जगह पे हम सिंपल ऑब्जर्वेशन से आई सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पहला हमने रोलिंग का एग्जांपल देखा, सॉरी रोटेशन का एग्जांपल देखा, तो यहां पे आई सेंटर मेरे को बाय ऑब्जर्वेशन मिल गया। ठीक है। अब मान लो कि ये प्योर स्लाइडिंग मोशन कर रहा है, इसका आई सेंटर कहां पे होगा? ओके, आई सेंटर का डेफिनेशन ये भी है कि आई सेंटर के अबाउट बॉडी घूम रही है। बॉडी तो घूम ही नहीं रही है। अभी बताता हूं बॉडी घूम रही है कि नहीं घूम रही है। तुमको लग रहा है कि बॉडी घूम नहीं रही है, घूम रही है, सीधी जा रही है। इसको समझाना, अभी अपने घर से तुम यहां पे आए, सीधी रोड पे चल के आए, मतलब टर्न आए, अच्छा ठीक है। यहां से 100 किलोमीटर की मैं एक रोड बना दूं सीधी, जिसमें कोई टर्न ना हो, तब तो कहोगे कि तुम सीधी रोड पे चल रहे हो, तब तो कहोगे ना तुम सीधी रोड पे चल रहे हो। ऐसा तुमको लग रहा है, ऐसा तुमको लग रहा है। अर्थ जो है वो गोल है, अर्थ जो है वो गोल है। तुमको क्यों लग रहा है तुम सीधा चल रहे हो? क्योंकि अर्थ का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अर्थ का रेडियस देखो, अगर मान लो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं बढ़ाते जाऊं, तो ये जो इस बात को समझो कि हम जब अर्थ पे चल रहे हैं तो हमको लगता है कि हम सीधी रोड पे चल रहे हैं, लेकिन हम सीधी रोड पे नहीं चल रहे हैं। हमको सीधा इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है, अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है। तो यदि अगर मैं मान लूं कि ये बॉडी जो मेरे को दिख रही है कि स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही है, मैं मान सकता हूं कि ये पॉइंट इंफिनिटी पे है, जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक और एग्जांपल देखो, ये छोटा सर्कल है, अब यहां पे आप जाओगे तो आपको कर्वेचर दिखाई देगा। इस सर्कल को बड़ा कर दोगे तो ये कर्वेचर कम दिखाई देगा, इनफाइनाइट कर दोगे तो फ्लैट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो बेटा ये जो बॉडी आपको लग रहा है कि ये प्योर ट्रांसलेशन में है, इसको भी मैं अज्यूम कर सकता हूं कि इट इज रोटेटिंग अबाउट अ पॉइंट इन इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ बेटा ये बात? चलिए, अब तीसरा आ गया कि, अच्छा ये भी अपन देख लेते हैं, दूसरा एक एग्जांपल जहां पे हम बेटा ये बॉल है, ये रोल कर रहा है। कैन यू टेल मी वेयर इट इज इट्स आई सेंटर? हाँ, सेंटर, ये इसका आई सेंटर है, ये इसका आई सेंटर है, ये इसका आई सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है इसका आई सेंटर? देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट तो यहां से यहां चलने वाला है, तो ये पॉइंट तो मूव हो रहा है, ये पॉइंट तो मूव हो रहा है, राइट? तो इसका मतलब यहां पे तो कुछ वेलोसिटी है, लेकिन ये पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में है और ये सरफेस की वेलोसिटी जीरो है, ये सरफेस की वेलोसिटी जीरो है। तो मैं क्या मान सकता हूं कि इस समय पे जहां पे रोलर रखा हुआ है, इसका आई सेंटर यहां पे है। जो सरफेस के कांटेक्ट पे है, तो सरफेस की वेलोसिटी मेरे को पता है यहां पे जीरो है, राइट? तो एट दिस पॉइंट आई कैन अज्यूम दैट इट इज द आई सेंटर, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। ये पूरा जो व्हील है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है।
और इसी कारण इसका जो सेंटर है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज आई सेंटर। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिकम्स द आई सेंटर। एम आई क्लियर? चलिए एक चौथा एग्जांपल अपन ने देखा था। ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका मेरे को आई सेंटर निकालना है। बी पॉइंट इसका आई सेंटर होगा। बेटा जब ये पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा तो ये पॉइंट की भी तो कुछ वेलोसिटी होगी ना। बात अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये बी इधर जाएगा, तो यहां पे अगर वेलोसिटी वी ए होगी तो यहां पे वेलोसिटी वी बी होगी, जो कि जीरो तो नहीं होगी क्योंकि ये पॉइंट मूव कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी जो है वो आई सेंटर नहीं है। कहां पे है मेरे को नहीं मालूम, पर बी तो आई सेंटर नहीं है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? आई सेंटर पे क्या होना चाहिए? वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, और यहां तो मेरे को वेलोसिटी दिख रही है। सो पॉइंट बी इज नॉट द आई सेंटर। तो अब यहां पे अपन आई सेंटर कैसे निकालेंगे? इसके लिए रिजिड बॉडी के दो पॉइंट्स आप कोई भी कंसीडर कर लो, ए और बी, और उस पर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन पता होना चाहिए। ए पे वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो ए पे वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। मेरी बात को समझना, अगर इसको मान लो कि पॉइंट ए इधर स्लाइड कर रहा है तो इसका आई सेंटर इसके परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं आएगा। अगर कोई बॉडी, देखो सिंपल सा फंडा है, ये बॉडी रोटेट कर रही है तो ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? ये होगा ना ए का वेलोसिटी का डायरेक्शन, और इसका आई सेंटर किधर है? इसका आई सेंटर जो है इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसका आई सेंटर ओ पे है ना, और ओ क्या है? वी ए के परपेंडिकुलर। यस नो? तो यहां पे मेरे को मालूम है कि ये ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो ए का आई सेंटर जो है वो इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। आगे क्या करना चाहिए अब मेरे को? अब मेरे को मालूम है कि बी की वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो इसका आई सेंटर इसके परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं होगा, राइट? मिल गया मेरे को इसका आई सेंटर। इज इट क्लियर? अब इसको आई सेंटर क्यों बोल रहा हूं? आई सेंटर का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर। आई सेंटर इसलिए बोल रहा हूं कि अभी तो इसका आई सेंटर ये है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये बॉडी यहां पे आ जाएगी, यहां पे जब आएगी तो इसका आई सेंटर फिर अब यहां पे कहीं चला जाएगा। यानी कि अगर बॉडी प्योर रोटेशन में नहीं है तो जिस पॉइंट के अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रही है वो पॉइंट शिफ्ट होता रहता है, इसलिए हम उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। बट द बॉटम लाइन इज दैट कि कोई भी टाइप का मोशन हो, अल्टीमेटली मैं क्या कर सकता हूं? मैं उसको प्योर रोटेटरी मोशन अज्यूम कर सकता हूं। एनी काइंड ऑफ मोशन कैन बी कंसीडर एज अ प्योर रोटेटरी मोशन। अच्छा, प्योर रोटेटरी मोशन एज्यूम कर लेने से क्या फायदा मिल गया मेरे को? आई सेंटर मिल गया तो क्या फायदा मिल गया? प्योर रोटेशनरी मोशन मानने से मेरे को यह फायदा मिल गया कि अब मेरे को पूरी बॉडी का एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मिल गया। बात समझ में आ रही है? अगर मैं उसको रोटेटरी मोशन में मान लेता हूं तो पूरी बॉडी का एक एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा। अब जैसे यही एग्जांपल ले लो, देखो कितना सिंपल है। यहां पे मेरे को पॉइंट ए का वेलोसिटी दिया हुआ है, वी ए इक्वल टू से 5 मीटर पर सेकेंड।
मेरे को पॉइंट बी का वेलोसिटी निकालना है या मेरे को पॉइंट सी का वेलोसिटी निकालना है, कैसे निकलेगा? ये ए बी सी एक रिजिड बॉडी है और ये बॉडी मोशन में है, तो कहीं ना कहीं इसका आई सेंटर होगा, करेक्ट है? तो मैं क्या कर लेता हूं, उसका आई सेंटर निकाल लेता हूं। ये मिल गया मेरे को आई सेंटर। ए की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बी के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इज इट क्लियर? आई सेंटर मिल गया। आपको क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है, राइट? अब ये डिस्टेंस आई ए आपको मालूम चल गया, से आई ए आपको मालूम चल गया, तो आप क्या निकाल लोगे? ओमेगा निकाल लोगे। ओमेगा क्या हो गया? वी ए डिवाइडेड बाई आई ए। इज इट क्लियर? अभी क्या हो गया? ओमेगा मिल गया, तो ओमेगा निकल गया, तो अब सी पे वेलोसिटी निकालना कोई मुश्किल काम है क्या? क्या करूंगा? ओमेगा इंटू आई सी, velocity at point C will become omega into IC. Velocity at point B, omega into IB. Am I clear? तो मोटा मोटी पॉइंट यह है कि अगर आप किसी भी बॉडी को रोटेशन में मान लेते हो तो आपको फायदा ये हो जाता है कि आपको पूरी बॉडी के लिए एक कांस्टेंट क्या मिल जाता है? एक कांस्टेंट ओमेगा मिल जाता है, जिससे आप बॉडी के किसी भी पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी या लीनियर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए ठीक है, तो कल होली मनाइए, परसों क्लास रहेगी 5:30 बजे ना। चलिए, हैप्पी होली।